देखिए, नरेंद्र मोदी जी पहली चीज़ तो सदन से भगे रहते हैं, सदन में दिखते ही नहीं हैं। इस तरीके से कल जेपी नड्डा जी ने साफ शब्दों में कहा, अपना भाषण देते समय राज्यसभा में उन्होंने कहा ना कि जो मैं बोलूँगा वो कार्रवाई में जाएगा, जो आप बोलेंगे वो कार्रवाई में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब पहले से ही उनके माइंडसेट में आ गया कि धनखड़ जी को अब निकाल देना है, अब धनखड़ जी को रखना नहीं है। आरोप लगाते हैं आप लोगों ने बेईमानी कर ली, कहीं नहीं बेईमानी सरकार उनकी है, सिस्टम उनका है, बेईमानी हम कर लेंगे। अरे अमेठी की जनता ने इतना वोट दे दिया कांग्रेस पार्टी को कि स्मृति ईरानी हारने पे मजबूर हो गई। स्वास्थ्य की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को छिपाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करती है, वही हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। उनको लग रहा है कि धनखड़ जी अब हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के जो विचारधारा है, कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस विचारों पर चलने वाली पार्टी है। अगर आप सही करेंगे तो हम उसको सही कहेंगे, आप गलत करेंगे तो हम उसको गलत करेंगे। हम आपकी नीतियों की आलोचना करते हैं, हम जगदीप धनखड़ से कोई दुश्मनी हमारी नहीं है। हम ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी सरकार से, सत्ता से चुनौती देते हैं। हम उनको सवाल करेंगे और हर हाल में हम सवाल करेंगे। और जिस तरीके से चीन युद्ध, चाइना के युद्ध के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1,04,000 शब्दों में विपक्ष को देश के जवाब दिया था। हम चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएं और देश की जनता को अवगत कराएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। सदन में जिस तरीके से मानसून का सत्र चल रहा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा को लेकर सियासत बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ये इस्तीफा जबरदस्ती दिलाया गया है। इस इस्तीफे के कुछ और मायने हो सकते हैं। फिलहाल उपराष्ट्रपति जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसी मामले में बातचीत करने के हमारे साथ कांग्रेस के अमेठी के प्रवक्ता विकास अग्रहरी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जिस तरीके से सदन के पहले दिन ही शाम को अचानक से दे दिया इस्तीफा, बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी आपकी खड़े कर रही है। कैसे देखते हैं सवालों को आप? अवस्थी जी, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है। कहीं ना कहीं जो आज तक के भारत के इतिहास में नहीं हुआ, वो आज पहली बार हो गया है। जिस तरीके से कल सदन की बैठक में किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री, और जेपी नड्डा जी जो नेता हैं राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के, वो बैठक में नहीं आते हैं और सभापति जगदीप धनखड़ जी को सूचित भी नहीं किया जाता है, बताया भी नहीं जाता है। उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आहत महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक नैरेटिव रहा है कि जो व्यक्ति जितने दिन तक उपयोगी है उसका उपयोग करो और उसके बाद उसको जो है दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ जी के साथ में वही हुआ है। और जगदीप जी धनखड़ जी जैसे शुरू से रहे हैं, तो शुरू में चूंकि उनको एक लेगेसी स्थापित करनी थी, बीजेपी के करीब जाना था, तो उसको लेकर के वो विपक्ष के काफ़ी अगेंस्ट चले गए। लेकिन जाते जाते व्यक्ति के अंदर की नैतिकता जाग जाती है, तो उसको ये लगता है कि बस अब साल 1.5 साल का टर्म और बचा है, मैं थोड़ा सा अच्छे कुछ काम कर लूँ ताकि लोग हमको इतिहास में इस काम के लिए भी याद रखें। जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए, वो चाहते थे, क्योंकि विपक्ष की मांग थी कि सदन में चर्चा हो। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष चाहता था सदन में चर्चा हो। इसको लेकर के जगदीप धनखड़ जी भी कहते थे कि हाँ भी चर्चा होनी चाहिए। उसको लेकर के वो सारी चीज़ें बीच बचाव कर रहे थे। वो बीच में बैठ करके एक हिसाब से सत्ता और विपक्ष को मैनेज कर रहे थे। लेकिन चूँकि सत्ता पक्ष चाहता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर पर कोई चर्चा हो, कोई बात हो, तो इसी को लेकर के किरण रिजिजू जी, जेपी नड्डा जी, जिस तरीके से कल जेपी नड्डा जी ने साफ शब्दों में कहा, अपना भाषण देते समय राज्यसभा में उन्होंने कहा ना कि जो मैं बोलूँगा वो कार्रवाई में जाएगा, जो आप बोलेंगे वो कार्रवाई में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब पहले से ही उनके माइंडसेट में आ गया कि धनखड़ जी को अब निकाल देना है, अब धनखड़ जी को रखना नहीं है। तो किसी तरीके से उन्होंने कहा कि भाई अब आपका कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दीजिए। और धनखड़ जी ने वही किया। जबकि सच्चाई यह है कि आज धनखड़ जी का राजस्थान जाने का कार्यक्रम था। बाकायदा उन्होंने एक उनकी जो टीम है उन्होंने उसको प्रेस रिलीज जारी किया था कि उपराष्ट्रपति जी का ये कार्यक्रम है, इसके अनुसार वो करेंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने आगे के अपने भी कार्यक्रम जो है वो लगाए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य जैसी कोई बातें नहीं हैं। यहाँ पर जो चीज़ें प्रथम दृष्टता नज़र आ रही हैं, स्वास्थ्य की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को छिपाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करती है, वही हो रहा है।
और देश की जनता ये देख रही लेकिन है। विकास जी, एक सवाल ये भी निकल कर सामने आता है, सुबह जब सदन चलता है, अच्छे तरीके से सदन चलता है, अगले दिन मीटिंग रखी जाती है, अचानक से शाम को इस्तीफा आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आता है, कितने घंटे बीत जाने के बाद ट्वीट आ रहा है। देखिए, यही चीज़ तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। उनको लग रहा है कि धनखड़ जी अब हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं। अपना जाते जाते, जैसे एक होता है कि व्यक्ति सोचता है कि इतिहास हमारा कैसा मूल्यांकन करेगा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं रीढ़ की हड्डी सीधी करके जो है अपनी बात करूंगा, अपनी बात रखूंगा। तो उन्हीं को लेकर के, उन्हीं सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मोदी जी खफा हो गए, और जिस तरीके से उनको फेयरवेल भी नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए, ये एक हमारी संसदीय इतिहास की परंपरा रही है कि हर एक व्यक्ति को विदाई समारोह दिया जाता है, फेयरवेल दिया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को यह भी नहीं दिया जा रहा है। वह भी कहीं ना कहीं एक उनकी भावना को दर्शाता है, क्योंकि भाई देश की संसदीय परंपरा में आप जगदीप धनखड़ जी के योगदान पे उंगली उठा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो उन्होंने किया, नरेंद्र मोदी जी के लिए जो उन्होंने किया, कम से कम नरेंद्र मोदी जी को तो यह बताना चाहिए था ना कि शब्दों के माध्यम से दर्शाना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं वो भी चूक गए। उन्होंने बस 2 लाइन में एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, वो भी देश की जनता में का जब उन्होंने देखा सोशल मीडिया पर रुझान कि देश की जनता विरोध कर रही है कि अभी तक जो है देश के प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति को अभी जो है एक संदेश नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं देश की जनता के मन में ये था, और मोदी जी ने उसी के अनुरूप 12:23 पे अपना ट्वीट के माध्यम से बात लिखा। एक 10 जुलाई को उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में जाते हैं, वो कहते हैं सर की कृपा रही 27 में रिटायर हो जाऊंगा। क्या उनको पहले से ही अंदेशा था क्या इस पर? देखिए, वो अंदेशा नहीं था। वो जैसा एक होता है ना कि कोई व्यक्ति सोचता है कि आप किसी पत्रकार ने सवाल किया होगा या किसी व्यक्ति ने सवाल किया होगा, तो जैसे अभी आप हमसे पूछेंगे कि भाई सार्वजनिक जीवन में आपका क्या कैसे है, तो वो एक जैसे वो आसंदी हैं, वो सदन में बैठे हुए हैं, तो उपराष्ट्रपति हैं स्वाभाविक रूप से, तो हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि हाँ मैं इतने दिन तक कार्यकाल चलाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसके पहले उनके ऊपर दबाव बनाया गया, प्रेशराइज किया गया उनको, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरीके से रीढ़विहीन काम जगदीप धनखड़ जी करके गए हैं, अभी तो रिसेंटली वो थोड़ा सा टाइट हो गए थे, चाहे वो नोट फॉर कैश का जो मामला हो उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की, कोचिंग संस्थानों को लेकर के कई टिप्पणी की, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने लीग से हट करके की, भाजपा की परिपाटी से हट के की, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी को एक और इससे भी ज़्यादा रीढ़विहीन व्यक्ति खोजने के लिए देखना पड़ेगा। देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति आता है। नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के हैं, कुंवर दानिश अली, इनको जानते हैं आप? जी, इन्होंने बयान दिया है योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती ही नहीं है। सभापति कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, किसी एक व्यक्ति विचार का नहीं होता, वो संविधान का होता है, संविधान के अनुरूप कार्य करता है। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को बनाए, या जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने कल बयान दिया कि भैया आपकी बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी, हमारी बातें रिकॉर्ड में जाएंगी, बाकायदा उन्होंने ऑन कैमरा सदन में कहा, तो जेपी नड्डा भी एक बेहतर विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के। जेपी नड्डा के लिए कह रहे हैं। एक सवाल ये भी निकल कर सामने, भारतीय जनता पार्टी का कहना है वही कांग्रेस पार्टी जो धनखड़ साहब का अपमान करती थी, आज उनकी बड़ी सगी बन रही है कांग्रेस पार्टी। कल तक उनकी बातों को नहीं मानते थे, आज उनके रिटायरमेंट पर सवाल खड़े कर रहे हैं अचानक। हम मुद्दों की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करते हैं, हमारी आंख का पानी मरा नहीं है। कांग्रेस के जो विचारधारा है, कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस विचारों पर चलने वाली पार्टी है। अगर आप सही करेंगे तो हम उसको सही कहेंगे, आप गलत करेंगे तो हम उसको गलत करेंगे। हम आपकी नीतियों की आलोचना करते हैं। हम जगदीप धनखड़ से कोई दुश्मनी हमारी नहीं है। जगदीप धनखड़ के क्रियाकलापों से हमारी व्यक्तिगत हमारा जो होता है, हमारा पॉलिटिकल जो होता है वो विरोध हो सकता है, लेकिन उनसे हमारा निजी विरोध नहीं है। जगदीप धनखड़ जी अच्छी चीज़ें कर रहे थे, भाई हम भी इस चीज़ को कहते हैं ना। वो कह रहे थे कि न्यायपालिका में जो जजें हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, जो दीमक हैं, जो मगरमच्छ हैं, उनको देखा जाए, छोटी मछलियाँ हैं मात्र ये। देश के हर एक व्यक्ति का नैतिक समर्थन जगदीप धनखड़ जी के साथ में जाता है, लेकिन जब यही जगदीप जी धनखड़ जी जब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है 46 सांसदों को राज्यसभा से विलोपित कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता, अपोजिशन, हर एक व्यक्ति ये मानता है कि यह संसदीय है, तो उसका उस चीज़ का विरोध होता है। यहाँ पर कोई किसी के नैतिक कार्यों का विरोध किया जा रहा है, यहाँ पर किसी के निजी विरोध किसी का नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा था कि धनखड़ जी का 27 तक कार्यकाल पूरा था, 2 सालों का लगभग समय बचा हुआ है।
अचानक से उनका सदन में बहुत सारे मुद्दे उठने थे। विपक्ष तैयारी कर रहा था कि पहलगाम हमला हो गया, एसआईआर रिपोर्ट हो गया, बहुत सारे सवाल सरकार से करेंगे। यहाँ तो अचानक से इस्तीफा ही चर्चा में आ गया है। 1 महीने सदन चलेगा, अब क्या मुद्दा भड़केगा? देखिए जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन के सिंदूर के टाइम पे ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में हमने भारतीय जनता पार्टी से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि हमेशा एक नैरेटिव क्रिएट करके राजनीति करने की बात करते आई है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय कह दिया कि मानसून सत्र इतने दिन से शुरू होगा। आप सोचिए 2.5 महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही उन्होंने बता दिया कि मानसून सत्र इतने समय पहले शुरू होगा, जबकि हम विशेष सत्र की मांग कर रहे थे कि उसी सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो जाए। खैर भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं किया, तो अभी ये मुद्दों को हमेशा ड्रिल करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी इनको लगा कि जगदीप धनखड़ जी से इस्तीफा करवा देंगे तो कहीं ना कहीं मुद्दा ड्रिल हो जाएगा, लेकिन 1 महीने का सदन का सत्र है, हम मुद्दों को ड्रिल नहीं होने देंगे। हम ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी सरकार से सत्ता से चुनौती देते हैं, हम उनको सवाल करेंगे और हर हाल में हम सवाल करेंगे। और जिस तरीके से चीन युद्ध, चाइना के युद्ध के बाद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1,04,000 शब्दों में विपक्ष को देश के जवाब दिया था, हम चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएं और देश की जनता को अवगत कराएं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, उनका कहना है कि हमें पहले दिन बोलने नहीं दिया जाता है। देखिए आपने देखा ना किस तरीके से आपने खुद ही देखा। हम बोलना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हम सवालों का जवाब देना चाहते हैं, प्रत्युत्तर लिया ही नहीं जाता है। बस भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलना चाहे बोल दें, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हमें बोलने के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन को आप बोलने नहीं देंगे, देश के 140 करोड़ लोगों का विपक्ष का नेता जो है आप उसको बोलने नहीं देंगे, तो कहाँ से ये सही कृत्य है? ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कुछ करने वाली, बड़ा करने वाली है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं कि कार्यकाल को लेकर बताया है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। अब कांग्रेस पार्टी जो सवालों के जवाब मांग रही है, पूछ रही है सवाल, आपको लग रहा है इस बार सदन की कार्रवाई में आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? आप लोगों को पॉसिबल है मिलना इस बार? देखिए नरेंद्र मोदी जी पहली चीज़ तो सदन से भगे रहते हैं, सदन में दिखते ही नहीं हैं। जब सदन में उनको ज़रूरत रहती है तो सदन में गायब हो जाते हैं। कल भी वो आए, 18 मिनट मीडिया के सामने कैमरा ऑन हुआ और उसके बाद तेज़ी से भाग लिए। तो कुल मिला करके हमें नरेंद्र मोदी जी से जैसे एक उम्मीद तो है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का होने के दायरे में नाते हम उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जी जवाब देते हैं, लेकिन जो उनकी गतिविधियां हैं, जो उनके कार्यकलाप हैं, उनको देखते हुए, पिछले 11 सालों का जो उनका इतिहास है उसको देखते हुए नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी जी सदन में आएंगे और देश की जनता को जवाब देंगे। और जिस तरीके से कल वो बड़ी बड़ी बातें करके गए, कहीं ना कहीं से वो भी पूरी तरीके से कोल कपोल कल्पित बातें थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुद्रास्फीति की दर को 6 साल के निचले स्तर पर 2% बताया, कहीं ना कहीं उनको ये भी बता देना चाहिए कि 2005 में जब आईटी में कोई इंटर्नशिप करने जाता था तो 20,000 रुपये सैलरी पाता था। 2025 में भी वो व्यक्ति 20,000 रुपये से, लड़का वो 20,000 रुपये सैलरी पाता है इंटर्नशिप में, आईटी सेक्टर में जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ पर भी जवाब दे देना चाहिए ना। मुद्रास्फीति की दर 2% हो गई है, हमारे देश के किसानों का पौरुष है, ऊपर वाले की कृपा है, मौसम का हमारा साथ है, मुद्रास्फीति की दर घट गई। लेकिन उनका जो कहने का तात्पर्य है, आप सब बताइए ना, 20 साल पहले जो व्यक्ति की सैलरी थी वही है उनका। लेकिन कहना सदन में होता है कांग्रेस पार्टी ने 75 सालों तक देश में अधिकतर समय राज किया है, काफ़ी दशकों तक राज किया है, काफ़ी घोटाले भी किए, आरोप भी लगा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड मामले को हायर कर देते हैं। देखिए 11 साल तो हो गया ना, 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी को गाल बजाते हुए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इतिहास रहा है। ये अपने काम के कभी टिप्पणी नहीं करेंगे, ये कभी नहीं बताएंगे पेट्रोल 60 रुपये लीटर, कांग्रेस के टाइम पे 55 रुपये लीटर होता था, 95 रुपये लीटर कैसे हो गया। महंगाई को इन्होंने कल घटा दिया जमानी, लेकिन कभी नहीं बताएंगे कि 60 वाला पेट्रोल सस्ता होता था या 95 वाला पेट्रोल आज का सस्ता है। हम सालों से भरवा रहे हैं, 100 के पार भी गया था। फिर देश ने विरोध किया, कोई चुनाव आया तो इन्होंने कहा कि भाई 5-7 रुपये डाउन कर दो, 100 के नीचे ले आओ, लोगों को फील ना आए कि 100 रुपये लीटर 95 में लोगों, क्या 95 रुपये में लोगों को महसूस नहीं होता? 95 में भी लोगों को महसूस होता है। तो भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को डिरेल करती है। सवाल ये भी आता है कि राहुल गांधी को लेकर हमेशा कहते हैं कि राहुल गांधी आरोप भी लगाते हैं, सदन में उनकी बातों को माइक बंद कर दिया जाता है, बहुत सारे आरोप भी लगते रहते हैं। और राहुल गांधी को लेकर आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा चालू की, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। लेकिन पार्टी में, कांग्रेस पार्टी का जो मेन उद्देश्य है 2029 का, 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, आपको क्या लग रहा है इस बार आप लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे ताकि 27 का चुनाव, 29 का चुनाव कांग्रेस के लिए थोड़ा आसान हो? देखिए डेफिनेटली हम लोग बहुत बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी 24 का इलेक्शन लड़ा एकजुटता के साथ, इंडिया गठबंधन के अलायंस के बैनर तले, हमने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बुरी तरीके से पटखनी दी है। मात्र
कुछ अंतर का, कुछ प्रतिशत वोटों का अंतर रह गया है और ये हम 27 पे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी को और बुरी तरीके से हराने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जिस तरीके से उन्होंने देश की जनता की, देश की आवाम की आवाज़ को उठाया है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, लगातार वो निकले, देश के लोगों के बीच में गए और उन्होंने मुद्दों की बात की, उससे कहीं ना कहीं देश की जनता ने भी उनको समर्थन दिया है और आगे भी ये समर्थन कहीं ना कहीं बना रहेगा क्योंकि हम मुद्दों की बात करते रहेंगे। अच्छा, एक आरोप भी लगता है आपकी पार्टी के ऊपर, हमेशा बीजेपी लगाती है कि संविधान की हत्या करने का कांग्रेस एक आरोप लगा रही, लोगों को गुमराह कर रही है, तो क्या जवाब देंगे आप? आज के पहले आपने कभी सुना था कि किसी आंदोलन करने वाले व्यक्ति को आंदोलन जिमी देश के प्रधानमंत्री ने कहा है? आज के पहले आपने कभी किसी देखा था कि छात्र यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करने वाले व्यक्ति को, लोगों को, लड़कों को, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा है? आज के पहले कभी आपने इस तरीके की चीज़ें सुनी थी? कभी नहीं सुनी थी ना। कांग्रेस के टाइम पे विरोध एक कल्चर था, विरोध एक संस्कृति थी। आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी के सामने उनका काफिला निकल रहा, आप काला कपड़ा पहन कर नहीं खड़ा हो सकते, ये बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड है। आप काले कपड़े में शर्ट पहन कर चले जाइए, सुरक्षाकर्मी आपको लात मार के भगा देगा। ये चीज़ें तो हो रही हैं। कांग्रेस के टाइम पे जो भी चीज़ें होती थी संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में होती थी। भारतीय जनता पार्टी के समय में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। जिस तरीके से मीडिया पे लगातार सेंसरशिप रहती है, अभी आपने देखा होगा एक हमारे यहाँ का उत्तर प्रदेश का चैनल है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, उत्तर प्रदेश का बड़ा चैनल है, उस पर भी उन्होंने बैन लगा दिया। तो इस तरीके का जो कृत्य है, नहीं वो कोर्ट भाई सत्यमेव जयते हैं ना, कोर्ट तो सर्वोपरि है। कोर्ट तो आपके तथ्यों पर देखेगा, आपकी सोच, संकीर्ण जो मानसिकता है, कोर्ट आपकी संकीर्ण मानसिकता के अनुरूप फैसले नहीं लेता। अमेठी के आप प्रवक्ता हैं, आपकी सीट कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी अमेठी से हमेशा लड़ते थे, इस बार राहुल गांधी नहीं लड़े, किशोरी लाल शर्मा को लड़ाया गया, उन्होंने जीत दर्ज की। जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी थी, उनका एक सीरियल आ रहा है, पता है आपको? सीरियल आ रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने पॉपकॉर्न वगैरह का ऑर्डर दे रखा है एडवांस में ही। और आप, मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ, आप लोग आइएगा, हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे स्मृति ईरानी का। और सारे जर्नलिस्ट मित्रों को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग आइए और बैठते हैं और देखते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, क्योंकि वो तो काफ़ी पुरानी बातें हो गई। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मेरे ख्याल से इस बार सास जो है, बहू जो है वो खुद सास के किरदार में होगी। तो मेरा ऐसा मानना है। राजनीति से एक्टिंग ज़्यादा अच्छी कर पाएंगे? मैं मानता हूं कि राजनीति में उनका जो दौर था वो भी एक अभिनेत्री का ही दौर था। उन्होंने ज़्यादा राजनीति कम की, उन्होंने सेवा कम की, उन्होंने उसमें भी अभिनय ज़्यादा किया। और अभिनय का परिणाम है कि जिस अमेठी की जनता ने उनको 55,120 वोटों से जिताया था, उसने 1,67,360 वोटों से उनको हराया भी है। मतलब जितने से जिताया था उसके 3 गुने से उनको हरा भी दिया। लगाते हैं आप लोगों ने बेईमानी कर ली, कहते हैं बेईमानी सरकार उनकी है, सिस्टम उनका है, बेईमानी हम कर लेंगे? अरे अमेठी की जनता ने इतना वोट दे दिया कांग्रेस पार्टी को कि स्मृति ईरानी हारने पे मजबूर हो गई। सवाल ही नहीं पैदा कर पाई, कुछ कर ही नहीं पाई, इनका तो कोई कृत्य भी नहीं चला। पूरा एक महीना 40 दिन स्मृति ईरानी डटी रही। एक भी दिन उन्होंने अमेठी छोड़ करके बाहर नहीं गई इलेक्शन के दौरान। एक भी दिन कोई ऐसा गांव नहीं जहां पे उन्होंने जा करके वोट ना मांगा हो, लोगों के सामने विनती ना की हो कि आप हमको देखिए, आप हमको वोट करिए। लेकिन अमेठी की क्रांतिकारी जनता जो हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को देती है, अमेठी के प्रधान BDC, जिला पंचायत सदस्य जो हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों वाले रहे, जब उन्होंने देखा कि लगातार हम पे प्रेशराइज हो रहा है, हम पे दबाव बन रहा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इस बार इनको जवाब दिया जाएगा। और अमेठी की क्रांतिकारी जनता ने 1,67,360 वोटों से मुंह तोड़ जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। आपने सुना, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के अमेठी के प्रवक्ता विकास अग्रजी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए। काफ़ी सवाल हमारे कड़वे भी थे, जिनसे नेता अक्सर बात करने में सवालों से कतराते हैं, लेकिन विकास ने बेबाकी से जवाब दिया। कहते हैं ना, युवा जितना मजबूत होगा, जितना बेबाक होगा, लोकतंत्र की आवाज़ उतना ऊंचे जाएगी। फिलहाल 24 अड्डा न्यूज़ में इतना ही। मिलेंगे अगली किसी नई सक्सेस के साथ। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज़। नमस्कार।